हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनविंदर गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मनविंद्रास कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय कक्षा 12 की जो आपकी अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है, इसे हम पढ़ रहे हैं। आज हम और आप मांग की लोच पर चर्चा करेंगे। क्या होती है मांग की लोच और किस तरीके से मांग की लोच के प्रकार और इसकी श्रेणियां हैं, इस पर आज का मेरा यह वीडियो है। मांग की लोच। तो प्यारे विद्यार्थियों, मांग को कीमत प्रभावित करती है, आय भी मांग को प्रभावित करती है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी मांग को प्रभावित करती है। तो मांग पर इन तीनों का इफेक्ट पड़ता है। अब कीमत में परिवर्तन का मांग पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, आय में परिवर्तन का मांग पर कितना फर्क आएगा, मांग में कितना परिवर्तन होगा, आय बढ़ने या घटने के परिणाम स्वरूप मांग में कितना फर्क जो है या परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। इसी तरीके से संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रभाव। तो मांग की लोच के अंतर्गत हम 3 प्रकार की लोच को देखेंगे। कीमत में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रभाव मांग की कीमत लोच कही जाएगी। उसी प्रकार आय में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रभाव मांग की आय लोच के रूप में जानी जाएगी। और अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मांग पर क्या फर्क पड़ा है, मांग में कितना फर्क पड़ा है। मान लीजिए एक्स वस्तु जो है उसकी कीमत 10% बढ़ जाती है, तो परिणाम स्वरूप वाई की मांग को देखना, यह है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मांग पर इफेक्ट। तो इसके अंतर्गत हम आड़ी लोच, इसे हम आड़ी या तिरछी लोच के रूप में लेंगे। तो मांग की लोच 3 प्रकार की है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी या तिरछी लोच। कीमत लोच उस स्थिति को कहेंगे जब कीमत में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रभाव देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग जो है, अब वस्तु की कीमत में 10% इजाफा हुआ तो परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग गिरेगी। अब मांग गिरेगी 8% मान लीजिए, या 9%, 10%, 10 से ज्यादा भी गिर सकती है, 10 से कम भी गिर सकती है, या हो सकता है 0 गिरे ही नहीं, मांग पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो अगर हम कीमत में परिवर्तन का, यानी कीमत में परिवर्तन बढ़ना या घटना हुआ है, उसका प्रभाव हम मांग पर देख रहे हैं, तो हम मांग की कौन सी लोच देख रहे हैं, मांग की कीमत लोच देख रहे हैं। अगर आय यानी वाई में परिवर्तन का, मान लीजिए आय में परिवर्तन, आय का सिंबल है वाई, अर्थशास्त्र में हम वाई मीन्स आय लेते हैं, ये वाई आय का सूचक है। मान लीजिए आय में 10% वृद्धि, मांग में जो है 20% वृद्धि लेके आ जाती है, या 10% ही वृद्धि हो सकती है, या 0% वृद्धि हो सकती है। ये अगर देख रहे हैं हम, यानी आय में बढ़ना या घटने का मांग पर पड़ने वाला प्रभाव देख रहे हैं, तो हम कौन सी लोच देख रहे हैं, हम आय लोच देख रहे हैं। तो आय लोच के अंतर्गत आय में परिवर्तन होने पर मांग में पड़ने वाला प्रतिक्रियात्मक प्रभाव मांग की आय लोच कहलाएगा। संबंधित वस्तुएं, देखिए वस्तुएं परस्पर संबंधित हो सकती है, चाय और काफी स्थापन वस्तु है, तो ऐसी स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच देखी जा सकती है। यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि या परिवर्तन या कमी कुछ भी हो, यानी किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का संबंधित दूसरी वस्तु पर पड़ने वाला प्रभाव मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहलाएगी। मान लीजिए चाय की कीमतें, चाय तो नहीं, कॉफी की कीमतें मान लीजिए 10% बढ़ जाती है, उसके परिणाम स्वरूप चाय की मांग जो है 5% बढ़ी, ये अगर देख रहे हैं तो मांग की कौन सी लोच कही जाएगी, आड़ी लोच कही जाएगी। तो मांग की लोच 3 प्रकार की है, मांग की कीमत लोच, आय लोच या तिरछी लोच, आड़ी या तिरछी लोच कह सकते हैं। तो मांग की लोच से सीधा सा तात्पर्य है कीमत, आय या अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रभाव मांग की लोच कहलाएगी। अब मांग की लोच का यहाँ अर्थ आ रहा है, मांग की लोच किसे कहेंगे, प्रश्न यूं पूछा जा सकता है, मांग की लोच से आप क्या समझते हो, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। तो आपको तीनों ही बताना पड़ेगा, यानी कीमत, आय और अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रतिक्रियात्मक प्रभाव मांग की लोच कही जाएगी। ये 3 प्रकार की है, मांग की कीमत लोच, मांग की, अगर हम आय के आधार पर माप रहे हैं तो मांग की आय लोच हो गई,
हम कीमत के आधार पर माप रहे हैं तो मांग की कीमत लोच कहलाएगी। हम संबंधित वस्तुओं की कीमतों के आधार पर मांग की लोच देख रहे हैं तो हम आड़ी या तिरछी लोच देखेंगे। तो मांग की लोच का अर्थ सीधा सा स्पष्ट है, कीमत, आय अथवा संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मांग मात्रा पर पड़ने वाला प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, यानी कीमत, आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग पर क्या प्रतिक्रिया होगी। इनमें बढ़ना या घटना होता है तो मांग किस हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी और कितनी मात्रा में, तो इसे देखना। यानी कीमत, आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रतिक्रियात्मक प्रभाव मांग की लोच कहलाता है। तो इस आधार पर मांग की लोच के 3 प्रकार निकल कर आते हैं। पहला है कीमत लोच, दूसरा है आय लोच और तीसरा है आड़ी या तिरछी लोच। तो हम सबसे पहले करेंगे मांग की कीमत लोच। क्या होती है मांग की कीमत लोच? देखिए, मांग की कीमत लोच के अंतर्गत हम कीमत के आधार पर मांग की लोच को मापेंगे। यानी कीमत में पड़ने वाला फर्क या परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बढ़ना में भी हो सकता है और घटना में भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कीमत और बढ़ भी सकती है। तो कीमत के बढ़ने या घटने यानी कीमत में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रतिक्रियात्मक प्रभाव मांग की कीमत लोच कहलाता है। अब किस तरीके से कीमत लोच को हम देख सकते हैं? तो मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार हैं। ये कौन से हैं? तो देखिए, 5 प्रकार की मांग की कीमत लोच है। मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर यानी ईपी बराबर 1, ईपी 1 के बराबर उस स्थिति में होगी जब कीमत में परिवर्तन का मांग में समान मात्रा में परिवर्तन हो। मान लीजिए कीमत 10% बढ़े, उसी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में 10% की कमी आ जाए तो ये लोच इकाई के बराबर होगी। यानी जिस अनुपात में मांग कीमत में परिवर्तन हुआ है उसी अनुपात में अगर मांग में परिवर्तन आए, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। मान लीजिए कीमत 10% बढ़ गई, उसके परिणाम स्वरूप मांग 10% घट गई, तो यहां इकाई के बराबर लोच कही जाएगी। इकाई के बराबर लोच उस स्थिति में होगी जब कीमत में परिवर्तन के बराबर या उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो। अब ये बढ़ना घटना कैसे भी हो सकता है। मान लीजिए कीमत घट गई, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो मान लीजिए 10% कीमत घट गई, परिणाम स्वरूप 10% मांग बढ़ गई, तो इसे कहेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर। दूसरा है मांग की कीमत लोच इकाई से कम। इकाई से कम, ईपी स्मॉल देन 1 तब होगी जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम परिवर्तन हो। यानी कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ है उस अनुपात से कम मांग में परिवर्तन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई से कम कही जाएगी। इसे हम एक उदाहरण से अभी समझने वाले हैं। मैं 5 जो प्रकार है पहले एक बार क्लियर कर दूं, उसके बाद एक उदाहरण से हम इसको अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। तीसरा प्रकार जो है मांग की कीमत लोच का, वो है मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक। अब इकाई से अधिक उस स्थिति में होगी जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन हो। यानी कीमत मान लीजिए 10% बढ़े तो मांग में 10% से ज्यादा परिवर्तन यदि आए तो हम मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक कहेंगे। चौथा जो प्रकार है मांग की कीमत लोच का, वो है मांग की शून्य कीमत लोच। मांग की शून्य कीमत लोच उस स्थिति में होगी जहां कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी मांग पूर्ववत है, पहले जितनी मांग थी उतनी मांग है, तो उसे हम कहेंगे मांग की शून्य कीमत लोच। मांग की जो अनंत कीमत लोच है वो उस स्थिति में कहेंगे जब कीमत में आंशिक परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन मांग में अनंत गुना परिवर्तन लेके आ जाए, मांग अनंत गुना बढ़ जाए, ऐसी स्थिति को हम मांग की अनंत कीमत लोच कहेंगे। तो आमतौर पर बोर्ड परीक्षा में मांग की कीमत लोच के प्रकार के ऊपर, इसकी श्रेणियों के ऊपर प्रश्न बनता है। मांग की कीमत लोच के प्रकार लिखिए या मांग की कीमत लोच का अर्थ लिखते हुए मांग की कीमत लोच की श्रेणियां लिखिए। तो ये सवाल आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मांग की कीमत लोच है क्या, क्लियर हो जाना है। मांग की कीमत लोच, कीमत में परिवर्तन का मांग पर पड़ने वाला प्रतिक्रियात्मक प्रभाव मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार है। ईपी बराबर 1 यानी मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर, मांग की कीमत लोच इकाई से कम, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक, मांग की शून्य कीमत लोच और मांग की अनंत कीमत लोच। अब हम ग्राफ से और एक टेबल से हम इस कीमत लोच की श्रेणियों यानी प्रकार को और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। मांग की कीमत लोच की जो 5 प्रकार हैं, श्रेणियां हैं, इनको इस उदाहरण से हम ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।
मान लीजिए कीमत में 10% बढ़ोतरी हो जाती है। अब कमी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है, यानी कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसको नहीं, हम एक तरफा एक उदाहरण में ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कीमत 10% बढ़ गई। अगर मांग में इसकी प्रतिक्रिया मांग पर अगर 10% कमी के रूप में आए तो यहाँ इकाई के बराबर मांग की लोच होगी, सॉरी, इकाई के बराबर मांग की लोच होगी। अगर कीमत में 10% बढ़ोतरी का परिणाम स्वरूप मांग में 10% कमी के रूप में आए, यानी इसी अनुपात में आए, तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर हो है। और यदि 10% कीमत बढ़ने के परिणाम स्वरूप मांग 8% ही घटे तो यह मांग की इकाई से कम कीमत लोच होगी, क्योंकि 10 की तुलना में 8% ही मांग में परिवर्तन हुआ है। तो इकाई से कम उस स्थिति में मांग की लोच कही जाएगी जब कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर उस अनुपात में ना पड़े, उससे कम पड़े, तो यहां मांग की लोच इकाई से कम है। और अगर यही कीमत में परिवर्तन दिखाई दे और मांग में 12% परिवर्तन हो जाए, यानी मांग 12% घट जाए, कीमत 10% बढ़े, परिणाम स्वरूप मांग 12% घट जाए, तो ऐसी अवस्था में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, यानी ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि कीमत में 10% परिवर्तन की तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन हुआ है, मांग में ज्यादा कमी आई है। कीमत बढ़ी है यहाँ 10%, लेकिन मांग यहाँ 12% गिर गई है। तो इसका परिणाम ये कहा जाएगा कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन आया है, तो मांग की कीमत लोच यहाँ इकाई से अधिक कही जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप यदि मांग पूर्ववत है, मान लीजिए कीमत में परिवर्तन 10% हुआ और मांग में 0% परिवर्तन हुआ, मांग में 0% कमी आई, मांग पहले जितनी थी उतनी की उतनी अभी भी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में मांग की शून्य कीमत लोच कही जाएगी। और अगर कीमत में परिवर्तन जो है 10% मान लीजिए कीमत बढ़ती है, तो इसके परिणाम स्वरूप अनंत गुणा मांग जो है वो कम होनी चालू हो जाए, तो लगातार मांग गिरती जा रही है, तो ऐसी अवस्था में मांग की हम जो है कीमत लोच अनंत कहेंगे, मांग की अनंत कीमत लोच कही जाएगी। तो इस तरीके से मांग की कीमत लोच के पांचों जो प्रकार मैंने आपको बताया इस उदाहरण से समझे जा सकते हैं। यदि इकाई जितना कीमत में परिवर्तन हुआ है उतना ही मांग में परिवर्तन होता है, तो वो मांग की इकाई के बराबर कीमत लोच कही जाएगी। यदि कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम परिवर्तन आता है, तो मांग की इकाई से कम लोच कही जाएगी। यदि कीमत में परिवर्तन जितना हुआ है उससे अधिक मांग में परिवर्तन आए, तो मांग की इकाई से अधिक लोच कही जाएगी। और यदि कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े, मांग पहले जितनी जितनी है, तो मांग की शून्य कीमत लोच कही जाएगी। यदि कीमत में परिवर्तन का मांग में अनंत प्रभाव पड़े, अनंत गुना परिवर्तन आना हो जाए, शुरू हो जाए, तो इसे हम मांग की अनंत कीमत लोच कहेंगे। तो एक एक मांग की लोच के प्रकार को हम डिटेल से ग्राफ से समझ लेते हैं, किस तरीके से ये दिखाई देते हैं। तो जो हमारा पहला जो मांग की कीमत लोच का जो प्रकार है, मांग की इकाई के बराबर लोच, यानी ईपी इक्वल टू 1, ईपी 1 के बराबर, ईपी इकाई के बराबर, यानी ई का मतलब है इलास्टिसिटी, पी का मतलब प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, 1 के बराबर है। तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर उस स्थिति में होगी जहां मांग वक्र में दोनों अक्ष क्या हो, बराबर हो। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये 0 अक्ष है, यानी वाई अक्ष है, यहाँ हम कीमत को देख रहे हैं और यहाँ हम मांग मात्रा को देख रहे हैं एक्स अक्ष पर। ये एक मांग वक्र है। अब इस मांग वक्र के हिसाब से अगर हम देखा जाए, मान लीजिए प्रारंभिक कीमत क्या है, मान लीजिए प्रारंभिक कीमत 5 रुपए है और उस पर किसी वस्तु की 10 इकाइयों की मांग है। अगर कीमत बढ़कर मान लीजिए 10 रुपये हो जाती है, कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप मांग मात्रा मान लीजिए
ये 5 इकाई रह गई। तो P में परिवर्तन मान लीजिए 10% हुआ है, मान लीजिए यहाँ तो 100% बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10% कीमत में बढ़ोतरी हुई है और उसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में भी 10% कमी आ गई है। तो ऐसी दशा में मांग की लोच कही जाएगी इकाई के बराबर। इस ग्राफ में मांग की लोच इकाई के बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ है, कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उतना ही मांग में परिवर्तन हुआ है। यानी ये सिरा जितना चौड़ा है उतना ही ये सिरा चौड़ा है। अगर मांग वक्र y और x अक्ष के समानांतर अगर मैं सीधी एक रेखिक मांग वक्र बने, सीधी रेखा के रूप में अगर ऐसा मांग वक्र दिखे, तो ऐसा मांग वक्र पर निश्चित रूप से मांग की कीमत लोच क्या होगी? इकाई के बराबर होगी, क्योंकि कीमत और मांग में बराबर परिवर्तन आ रहा है। कीमत 10% बढ़ी तो मांग में भी 10% कमी आई है। तो ये बढ़ना हुआ, पी अप हुआ 10%, मांग डाउन हुई 10%, 10 से मांग घटकर रह गई 5। तो कहने का मतलब अगर 100% यहाँ परिवर्तन हुआ है तो यहाँ भी 100%, यहाँ 5% हुआ है तो इस पर भी 5%। तो कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उतना ही मांग में परिवर्तन आए तो मांग की लोच क्या कही जाएगी? इकाई के बराबर होगी, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। चित्र में OX अक्ष पर मांग, OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। DD मांग वक्र है, DD मांग वक्र है। प्रारंभिक कीमत मान लीजिए 5 रुपए है, जिस पर वस्तु की 10 इकाइयों की मांग है। अगर कीमत बढ़कर 5 से 10 हो जाती है तो मांग मात्रा 10 से घटकर 5 रह जाएगी। तो चित्र से स्पष्ट है, कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उतना ही मांग में परिवर्तन हुआ है। कीमत अगर 100% बढ़ती है, मांग 100% घट जाएगी। तो यह मांग की लोच इकाई के बराबर है। तो इकाई से कम मांग की लोच, इकाई से कम मांग की लोच उस स्थिति में होती है जहां कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम परिवर्तन पड़े। यानी कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उतना मांग में परिवर्तन न हो, तो ऐसी अवस्था में इकाई से कम कीमत लोच कही जाएगी। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये y अक्ष ओ, ये x अक्ष, मांग वक्र बना देता हूं। ये एक मांग वक्र है, ये कम लोचदार है। इस मांग वक्र के अनुरूप अगर हम देखें, ठीक है, इसको यहां से ले लेता हूं मैं। मान लीजिए कीमत, किसी वस्तु की कीमत OP है जिस पर उस वस्तु की मांग OQ है। ये एक प्रारंभिक स्थिति है। यहां कीमत दिखाई गई है y अक्ष पर, इधर मांग मात्रा को मापा गया है। अगर कीमत OP है, मान लीजिए कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, कीमत में मान लीजिए 10% वृद्धि हो गई, कीमत बढ़ गई है 10%। परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि OX अक्ष पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, यह OQ 0 के रूप में आ गई। तो हमें पता चल रहा है कि मांग जो घटी है वो कीमत की तुलना में कम प्रतिशत में घटी है। तो यहां मान लीजिए 5% ही मांग में कमी आई है। अगर कीमत 10% बढ़ गई और मांग में 5% का ही कमी जो है देखने को मिली है, तो यह डायग्राम में मांग की लोच इकाई से कम कही जाएगी। यहां मांग की लोच इकाई से कम है, क्योंकि कीमत में जो बदलाव हुआ है उसकी तुलना में मांग में कम बदलाव हुआ है। कीमत 10% बढ़ी है लेकिन मांग घटी कितनी है? 5% ही घटी है। अगर 10% घटती तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती। 10% से ज्यादा घटती, 12%, 15%, तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होती। लेकिन इस डायग्राम के अनुसार यहाँ ये अधिक बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार नहीं है, ये अधिक बेलोच है। मांग वक्र यहाँ कैसा है? ये अधिक बेलोचदार है। तो अधिक बेलोचदार की दशा में मांग वक्र इस तरीके का दिखेगा, खड़े जैसे दिखेगा, तो ज्यादा तीव्र ढलान वाला दिखेगा। तो ऐसा मांग वक्र बेलोचदार होगा और इस मांग वक्र पर निश्चित रूप से मांग की लोच क्या आएगी? इकाई से कम ही आएगी। तो इस वक्र के अनुसार
मांग की लोच यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, इकाई से कम आ रही है। क्यों इकाई से कम आ रही है? इकाई से कम क्यों क्यों आ रही है? क्योंकि कीमत में परिवर्तन का मांग पर कम इफेक्ट पड़ रहा है। मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है। यहाँ 10% परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ 5% ही परिवर्तन हुआ है, तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो देखिए, तीसरा जो मांग की लोच की कीमत लोच का जो प्रकार है वो है इकाई से अधिक मांग की लोच। इकाई से अधिक मांग की लोच उस स्थिति में होगी जब कीमत में परिवर्तन का मांग पर ज्यादा फर्क आए, मांग में ज्यादा परिवर्तन हो। तो कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन हो, तो ऐसी दशा को हम इकाई से अधिक मांग की लोच की दशा कहेंगे। तो इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ कीमत को दिखाया गया है, एक्स अक्ष पर मांग को दिखाया गया है, और मैं एक मांग वक्र बना रहा हूं। ये मांग वक्र अधिक लोचदार मांग वक्र है। इस तरीके से जो मांग वक्र दिखाई दे रहा है, ये डीडी मांग वक्र अधिक लोचदार है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस स्तर पर, मान लीजिए यह किसी वस्तु के दाम क्या है, ओपी है, उस वस्तु की मांग क्या है, ओक्यू है। अगर दाम कम हो जाए, मान लीजिए पर कीमतें गिर गई, कितनी गिरी, थोड़ी सी कीमतें गिरी है, ओपी से कीमत गिरकर ओपी 0 रह गई। मान लीजिए 5% कीमत में डाउन आया है, 5% वस्तु की कीमत कम हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मांग ओक्यू से बढ़कर कितनी हो गई, OQ1 हो गई। मांग में मान लीजिए 10% की बढ़ोतरी हो गई, मांग में 10% की बढ़ोतरी हो गई। तो ऐसी दशा में मांग की लोच इसमें क्या कौन सी निकल कर आएगी, मांग की लोच इकाई से अधिक कही जाएगी। यानी ईपी बड़ी है 1 से, ग्रेटर देन 1, ईपी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ चित्र में 5% कीमत गिरने का परिणाम स्वरूप मांग कितनी बड़ी है, मांग 10% बड़ी है, मांग ज्यादा बड़ी है। कीमत में जितनी कमी आई उसकी तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन आया है। तो ऐसी दशा को हम मांग जो इकाई से अधिक मांग की कीमत लोच कहेंगे। चौथा जो मांग का कीमत लोच का प्रकार है वो है मांग की शून्य कीमत लोच। मांग की शून्य कीमत लोच कब होगी? मांग की शून्य कीमत लोच उस स्तर पर होगी जब कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कीमत का बढ़ना या घटना कुछ भी हुआ हो, लेकिन मांग पूर्ववत है, मांग जितनी पहले थी उतनी उतनी है। तो ऐसी दशा में हम मांग की जो है शून्य कीमत लोच कहेंगे। यहाँ एक जो मांग वक्र दिखाई दे रहा है, ये मांग वक्र क्या है, पूर्णतया बेलोचदार है। तो एकदम वाई अक्ष के जो है समानांतर खड़ा मांग वक्र है। तो ऐसी दशा वाले मांग वक्र पर हम जो है मांग की जो लोच होगी वो शून्य होगी। मान लीजिए कीमत ओपी है, अगर कीमत बढ़कर हो जाती है OP1 हो जाती है, OP1 कीमत हो गई, पहले कीमत ओपी थी, अब कीमत 10% मान लीजिए जंप कर गई, कीमत बढ़ गई, लेकिन मांग मात्रा पहले भी OQ थी और OP1 कीमत होने पर भी मांग मात्रा कितनी है, OQ ही है। तो ऐसी दशा को हम मांग की शून्य कीमत लोच कहेंगे। इस चित्र में पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र है, यानी पूर्णतया बेलोच मांग वक्र दिखाई दे रहा है। ऐसे मांग वक्र पर मांग की लोच क्या आएगी, निश्चित तौर पर शून्य ही मांग की लोच निकल कर आएगी। यानी कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो पांचवा और अंतिम जो मांग की लोच का कीमत लोच का जो प्रकार है वो है मांग की अनंत कीमत लोच। मांग की अनंत कीमत लोच उस स्थिति में होगी जब कीमत में परिवर्तन का मांग पर अनंत गुना प्रभाव पड़े या मांग अनंत गुना बढ़ जाए। तो इस डायग्राम में मैं कीमत और मांग अक्ष को बता दिया। इसके साथ ही देखो, मैं जो मांग वक्र बना रहा हूं ये मांग वक्र OX अक्ष के समानांतर है। इस तरीके से ये पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है। पहले कौन सा था, पहले वाले यानी चौथी जो प्रकार हमने पढ़ा उसमें मांग वक्र कैसा था, उसमें मांग वक्र पूर्णतया बेलोचदार था। यहां मांग वक्र पूर्णतया लोचदार है। तो कीमत मान लीजिए OP है, इस कीमत पर मांग लीजिए मांग मात्रा OQ है,
ये OQ मांग मात्रा है, और अगर कीमत यही रहे, कीमत में मामूली सा आंशिक सा परिवर्तन हो और उसके परिणाम स्वरूप मांग जो है बढ़कर OQ2 हो गई, मान लीजिए OQ2 हो गई, आगे और ये अक्ष बढ़ेगा, तो इस तरीके से मांग में अनंत गुना परिवर्तन है, मांग में अनंत गुना परिवर्तन है, मांग और बढ़ रही है। तो इस तरीके से मांग लगातार बढ़ रही है, तो ऐसी दशा मांग की कीमत लोच की, अनंत कीमत लोच की कही जाएगी। तो इस चित्र में साफ तौर पे पता चल रहा है मांग की अनंत कीमत लोच है। क्यों है मांग की अनंत कीमत लोच? क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मांग बढ़ी, मांग और बढ़ी, मांग और बढ़ी, ये किरण है, ये तीर, ये अक्ष और बढ़ जाएगा आगे, मांग बढ़ी। इस तरीके से मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो यह स्थिति मांग की अनंत कीमत लोच की कही जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हुए, यानी मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।